नमस्कार, डीडी अरुण प्रभा के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत और अरुणाचल प्रदेश के लॉइन लूम के बारे में। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कोरोना महामारी के इस दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ सभी भारतीयों के लिए आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा समय की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक दृष्टिकोण है जो भारत को कोरोना महामारी के दौरान इस कठिन समय से उबरने में सक्षम बनाता है। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा वास्तव में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है, जिसके तहत स्थानीय स्तर पर सभी अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन शुरू करके भारत और भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना है। वोकल फॉर लोकल भी आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक अभिन्न अंग है। आत्मनिर्भर भारत का वास्तव में मतलब है कि हम स्वदेशी रूप से उत्पादों का उत्पादन करने में सक्षम हों और अंततः हमारी आवश्यकता के अतिरिक्त उत्पादों का निर्यात करके वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाएं। आत्मनिर्भर भारत अभियान ने भारत में विभिन्न नवाचारों और नए उत्पादों के विकास को बढ़ावा दिया है। इससे भारत का आयात घटेगा और निर्यात बढ़ेगा और दीर्घकाल में हमारा व्यापार घाटा कम होगा। यह कार्यक्रम भारत सरकार के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी विजन को प्राप्त करने में मदद करेगा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए लाल किले पर तिरंगा फहराया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कोविड-19 महामारी प्रबंधन से लेकर आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपायों से लेकर मध्यम वर्ग के लोगों पर ध्यान देने के साथ अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के कदमों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना एबीएम की आधारशिला रहा है और वैश्विक बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मूल्यवर्धक भी साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पहल का एक व्यापक खाका प्रस्तुत किया और न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर इंडिया के लिए भी जोर दिया। यह भारत के पुनर्निर्माण का एकमात्र मार्ग है। इसी क्रम में अगर अरुणाचल प्रदेश के हैंडलूम, खासकर लॉइन लूम की बात करें तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में यह मील का पत्थर साबित हो सकता है। अपने आकर्षक डिज़ाइन और विभिन्न अवसरों के लिए विभिन्न स्वदेशी परिधानों की बुनाई के लिए स्वदेशी जैविक सामग्री का उपयोग करने के लिए अरुणाचल प्रदेश का लॉइन लूम विश्व प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश की कुछ जनजातियों के बीच रंग और डिज़ाइन का अपना प्रतीकात्मक अर्थ है। अरुणाचल प्रदेश का लॉइन लूम बुनाई के क्षेत्र में एक मजबूत और पारंपरिक आधार है, जहां हर अरुणाचली महिला बुनकर है। अपने खाली समय में महिला बुनकर हर घर में दैनिक उपयोग के लिए और स्थानीय त्योहारों में उपयोग के लिए भी अपना कपड़ा बुनती हैं। अरुणाचल प्रदेश में 1 लाख से अधिक बुनकरों का संबंध लॉइन लूम से है। 9 फरवरी 2019 को अरुणाचल प्रदेश की लॉइन लूम बुनाई को बहुत उत्साहवर्धन मिला जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजभवन ईटानगर के लॉन में स्थापित लूम का जायजा लिया। लॉइन लूम बुनकरों के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने स्वदेशी लूम कला के संचालन के तरीकों में रुचि दिखाई। लॉइन लूम बुनाई अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आई है और यह एक स्वदेशी कारीगर कौशल की विरासतों में से एक है। अरुणाचल प्रदेश की पारंपरिक बुनाई के डिज़ाइन और पैटर्न अद्वितीय, आकर्षक, विशिष्ट और दुनिया में अनोखे प्रकार के हैं। अरुणाचल प्रदेश की हर जनजाति का अलग अलग रंग और डिज़ाइन है जो उनकी पहचान का प्रतीक है। लॉइन लूम बुनाई परंपराओं का एक विस्तार है और महिलाओं के लिए स्वरोजगार का बड़ा साधन है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी अरुणाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल के निमंत्रण पर 22 फरवरी 2019 को राजभवन का दौरा किया और राजभवन ईटानगर के सामने के लॉन में तिरंगे की झोपड़ी में स्थापित लॉइन लूम के एक सेट की समीक्षा की। राज्य में करघे के संचालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्यपाल और राज्य की प्रथम महिला ने राजभवन में केंद्रीय मंत्री की समीक्षा के लिए लॉइन लूम संचालन की व्यवस्था की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को इस पारंपरिक कार्य में लगी अरुणाचली महिलाओं की चुनौतियों से भी अवगत कराया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू और कपड़ा और हस्तशिल्प राज्य मंत्री श्री तामियो तागा भी उपस्थित थे। आत्मनिर्भर भारत के इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ी हैं एक खास मेहमान अरुणाचल प्रदेश की प्रथम महिला श्रीमती नीलम मिश्रा। श्रीमती मिश्रा जब पहली बार अरुणाचल प्रदेश आई थीं तो पारंपरिक उत्तर भारतीय परिधान पसंद किया करती थीं,
लेकिन इस पूर्वोत्तर राज्य ने श्रीमती मिश्रा को स्थानीय परिधानों के प्रति इतना आकर्षित किया कि आज वह अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक परिधानों को पहनना पसंद करती हैं। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश की प्रथम महिला श्रीमती नीलम मिश्रा ने लॉइन लूम बुनाई की कला भी सीखी है। इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वयं राज्य की प्रथम महिला श्रीमती नीलम मिश्रा। नमस्कार मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि फर्स्ट लेडी ऑफ द स्टेट के तौर पर अरुणाचल प्रदेश ने आपको अब तक कितना आकर्षित किया है, और हैंडलूम, ख़ास तौर पे जो लॉइन लूम है, इससे आपका लगाव कैसे हुआ? मैं मन में सेवा समर्पण का भाव लेकर के अरुणाचल प्रदेश की मनोरम धरती पर 3 अक्टूबर 2017 को आई। यहाँ की सुंदरता, यहाँ के रंग बिरंगे पोशाकों में सुसज्जित लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे और उनका एक दूसरे को जय हिंद कह के अभिवादन करना मेरे दिल को छू गया। शपथ समारोह के लिए आई थी। शपथ समारोह के दौरान और उसके उपरांत यहाँ उपस्थित जो महिलाएं थीं, उनकी रंग बिरंगी पोशाकें थीं। एक अद्भुत तरह की डिज़ाइन थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि मेरा ये पहला अनुभव था अरुणाचल प्रदेश में, बल्कि मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी पहले नहीं आई थी। तो इस तरह से मैं अपरिचित थी इस तरह के वेशभूषा से। उसको देखकर मेरा मन इतना आकर्षित हुआ कि एक संबंध मेरे और उनके पहनावे के बीच में कायम हो गया, जो शायद जीवन पर्यंत मेरे साथ रहेगा। इसमें फिर मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं इसको हाथ से छूं, इसको पास से देखूं, और वो तरीका नहीं था मेरे पास। तो मैंने निश्चय किया कि मैं एम्पोरियम जाती हूँ, क्योंकि एम्पोरियम से मेरा लगाव बहुत पुराना है। मैं करीब करीब हर प्रदेश के, अपने हिंदुस्तान के, क्योंकि फ़ौज में होने की वजह से जगह जगह पोस्टिंग होती थी, तो वहाँ के एम्पोरियम में जाती थी, और जो उनकी अद्वितीय कला की साड़ियाँ होती थी वो मैं खरीदती थी। तो मेरे पास बंगाल की बालूचरी, आंध्र प्रदेश की गद्वाल, मद्रास की कांजीवरम, और इस तरह से हरी जगह की, छत्तीसगढ़ के मेरे पास बाग प्रिंट है, मध्य प्रदेश की चंदेरी है। मतलब मेरे पास अच्छा खासा हैंडलूम का कलेक्शन है। तो उस हिसाब से मैं एम्पोरियम का विज़िट, सबसे मेरा पहला विज़िट एम्पोरियम ही था यहाँ पे, आने के करीब 3-4 दिन के अंदर। तो वहाँ मैं गई तो मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने पूछा काउंटर पे जो लेडी थी कि मैडम आपको क्या दिखाऊँ? तो मैंने कहा जो आपने पहना है वही दिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा आप गाले देखेंगी? तो मैंने स्वीकृति दी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि इसको गाले भी बोलते हैं। तो उन्होंने दिखाया, बहुत सारे दिखाए, बहुत सुंदर थे, काफ़ी अच्छे थे। और मुझे मन में 2 डाउट था। एक तो ये कि मैं पहन पाऊँगी कि नहीं। खरीदूँ तो मैं ऐसा खरीदना चाहती थी जो अगर ना पहन पाऊँ तो डेकोरेशन पीस जैसा लगा लूँ। तो उसमें मुझे मिशमी वाला गाले बहुत पसंद आया, और मन में थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ कि कहीं पर भी जाते हैं खरीदने, सामान जाते थे, तो 6 मीटर की साड़ी भी मुझे 10,000 में अच्छी खासी मिल जाती है। ये 1.5-2 मीटर का कपड़ा। तो फिर मैंने कहा अच्छा और कुछ है? तो उन्होंने एक ऑर्डिनरी सा शॉल था कुछ, वो दिखाया, तो वो खरीद के मैं चली आई। पर मैं मन में सोचती रही कि ऐसा क्यों है, इतना महंगा क्यों है ये सामान, क्योंकि पता नहीं था कुछ भी इसके बारे में। तो 2-3 दिन बाद कुछ लेडीज़, हमारी 2 एडीसी की वाइफ, मिसेस मोगलांग और मिसेस बागरा, और जो डॉक्टर हैं यहाँ, डॉक्टर जेनिफर, वो मुझे मिलने के लिए आई। तो उनको मैंने देखा, उन लोगों ने 3 तरह की वेशभूषा पहन रखी थी तीनों ने। तो थोड़ी औपचारिक बात के बाद मैंने पूछ ही लिया कि ये जो आप लोगों ने पहन रखा है ये क्या है और कैसे होता है? तो उन्होंने मुझे बताया। मिसेस मोगलांग ने बोला मैं खमती हूँ, तो मैंने खमती पहनी हुई है। डॉक्टर जेनिफर ने बोला कि मैं तो आदी हूँ, तो मैंने आदी पहना हुआ है। और मिसेस बागरा ने बोला मैं गालो हूँ, तो मैंने गालों का गाले पहना हुआ है। तो मैं कहा आप लोग इसको गाले ही बोलते हैं? बोलते नहीं, हमारी भाषा में तो हम अलग अलग बोलते हैं, लेकिन अरुणाचल में आजकल ज़्यादातर हम लोग इसको गाले ही बोलते हैं। तो उसका बहुत ज़्यादा आकर्षण था। मैंने थोड़ी और जानकारी हासिल करी। मैंने कहा पर बहुत महंगा मिलता है, मैं तो ख़रीद नहीं पाई। तो उन्होंने बोला मैम ये जो हाथ से बनता है ना वो महंगा होता है, जो आसाम लूम में बनता है वो महंगा नहीं होता, वो ठीक होता है, वो ख़रीद सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा दोनों तरह से बनता है क्या? मुझे पूरा समझ में नहीं आया, हाथ से बुनते हैं, और क्योंकि हमारा तो मतलब था हैंडलूम मतलब हाथ से बनता है, उसमें मुझे डिफरेंस नहीं था कमर गरघा और इसमें आसाम लूम में या और भी जो भी लूम है उतने में फ़र्क नहीं पता था। खैर उससे उनसे उतनी बात हो गई।
फिर कुछ ऐसा हुआ, थोड़े दिन बाद म्यूज़ियम का विज़िट हुआ। तो म्यूज़ियम में जाने से मुझे काफ़ी कुछ आइडिया हो गया कि ये किस तरह से बनता है, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्ले है सारा, और जो वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे उन्होंने भी मुझे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मैम ये इस सो एंड सो ट्राइब का है और ये ऐसे लॉइन लूम पे बनाते हैं, और दिखाया भी, कपड़े भी दिखाए वहाँ पे, अच्छे से मैंने देखा तो मेरा आकर्षण और बढ़ गया उसके प्रति में। फिर जब मैंने पता करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि अगर मुझे लॉइन लूम वाला गाले खरीदना है तो इसी रेट में मिलेगा। तो फिर मैंने निश्चय किया कि ठीक है, मैं यहाँ आई हूँ, मेरे मन में इतनी इच्छा है तो मैं अब गाले ही पहनूँगी करके मैंने धीरे धीरे दुपट्टे से किसी तरह ट्राई करके देखा कि मैनेज कर सकती हूँ। फिर मैंने एक गाले का ऑर्डर दिया, वो जो ओजू मिशन से ख़रीदा, और नौकटे गाले था जो मैंने 26 जनवरी 2018 को पब्लिक फंक्शन में पहली बार पहना, और तब से मेरी ये यात्रा लॉइन लूम के साथ शुरू हुई। मैम, हमने सुना है कि आपने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, बुनाई की रंगीन दुनिया। हमारे दर्शक उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में जानना चाहेंगे। और फिर हमारा दूसरा सवाल है कि क्या आपने ये बुनाई की कला सीखी, जो यहाँ लोकल लेवल पे बुनाई हो रही है, ये कला आप जानती हैं? जी हाँ, मैं जानती हूँ। ऐसा हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया, मिस्टर मोगलांग बेरी एडीसी की वाइफ थी, वो इसी राजभवन परिसर में रहती थी, तो अक्सर उनसे मुलाकात होती रहती थी। तो होते होते थोड़ा फ्रेंडशिप जैसी हो गई। तो हम लोग एक दिन चाय पर बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ एक दुपट्टा सा लिया हुआ था, तो बातों बातों में ही मैंने पूछ लिया कि ये आपने जो ओढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छा है, तो ये कहाँ से लिया? उन्होंने बोला ये तो मैंने खुद बनाया है। मैंने कहा आप बनाती हैं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं तो बिल्कुल बनाती हूँ, और मैंने तो अपने वेलफेयर में बीएसएफ की थी, तो वेलफेयर में कुछ लेडीज़ को सिखाया है जिसने प्रोफेशन के रूप में भी इसको लिया है। तो मैंने कहा फिर तो ये तो बहुत अच्छी कला आपके पास है, क्या आप मुझे सिखा सकती हैं? तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल सिखा देंगे। मैंने कहा मुझे तो एबीसी भी नहीं आता, और मैं अपरिचित हूँ एकदम इससे, क्योंकि हमारे नॉर्थ में तो ये कला है नहीं। उन्होंने बोला नहीं, आप बिल्कुल सीख लेंगी, मैं सिखाऊंगी। तो फिर वो वही चीज़ें, वही पूरी स्टोरी उस डॉक्यूमेंट्री में, बुनाई की रंगीन दुनिया में, मैंने दर्शाने की कोशिश की कि मेरी जर्नी कैसे मैंने सीखा। उसको अगर आप दिखाएंगे तो दर्शक को पता चलेगा कि क्या है। और उसको मैंने 2 अक्टूबर 2018 में रिलीज़ किया। जो मेरा मेन उद्देश्य था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देना, क्योंकि उनका एक सबसे बड़ा, आज की डेट में भी चरखा देख के हमें उनकी ही याद आती है, तो उनको समर्पित करना उस श्रद्धांजलि के रूप में। और दूसरा उद्देश्य था, क्योंकि तब तक मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि यहाँ की यंग जनरेशन जो है थोड़ा लॉयल लूम से दूर हट रही है, तो उनको इस कला की ओर प्रोत्साहित करना भी मेरा उद्देश्य था। मैम, आपने कहा कि जो यंग जनरेशन है वो थोड़ा सा पीछे हट गई है बुनाई की कला से, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इसका एक बड़े पैमाने पे इसका प्रचार प्रसार भी हुआ है आज की तारीख में। जी, तो आप अरुणाचल प्रदेश के समाज को लेके अगर इसको देखें उस परिप्रेक्ष्य में, तो क्या इसका सामाजिक आर्थिक महत्व है? एक्चुअली तो लॉयल लूम यहाँ की, अरुणाचल की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक व्यवस्था का मूल है। आप लॉयल लूम को और यहाँ के समाज को या यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉयल लूम पहने हुए किसी व्यक्ति को देखकर आप जान जाते हैं कि ये किस ट्राइब का है, ये किस ओहदे पर है। मतलब एक समाज का बूढ़ा व्यक्ति होगा, वयस्क मनुष्य होगा, एक बच्चा होगा। सेम तरह से महिलाएं जो हैं, उसमें मैरिड महिला है या अनमैरिड महिला है, उनके पहनावे में अलग होता है। जैसे खमती में जो यंग लड़कियां हैं वो अलग कपड़ा पहनती हैं, और जो उनकी मैरिड महिलाएं हैं उनका एक ब्लैक स्कर्ट होता है, ग्रीन कलर की बेल्ट जैसा लगाया होता है, और उनका दुपट्टे का स्टाइल मेरे ख्याल से अरुणाचल में और कोई लेडीज़ का किसी और ट्राइब में वैसा नहीं है। और क्योंकि इतनी सारी ट्राइब्स हैं यहाँ, मतलब मेजर 26 ट्राइब और सब ट्राइब 100 से अधिक, और सबका अलग अलग पहनावा है। तो उनके समाज में पुरुष का पहनावा अलग है, महिलाओं का अलग है, प्रीस्ट का अलग है। जैसे आपतानी का जो प्रीस्ट का शॉल है वो विश्व प्रसिद्ध है, हमारे स्टैम्प पर भी है वो। और उसको एक इनका नियम भी है बनाने का, प्रीस्ट का शॉल। अगर वो
इनके रूल के हिसाब से हम जाएं तो उसको ऐसा नहीं है कि मैं उनका शॉल लेके गाले के रूप में पहन सकती हूँ, नहीं पहन सकती। तो ये इनकी सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक इसलिए क्योंकि हमारी बुनियादी तो 3 ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। और हमारे ख्याल से अरुणाचल बहुत लकी है इस मामले में, ये तीनों इनको फ्री में मिल सकते हैं। इनको ऑलमोस्ट फ्री में, एकदम फ्री तो नहीं कहेंगे, बैम्बू से घर बना लेते हैं, जंगल और खेती से इनका भोजन हो जाता है और अपने आप अपने वस्त्र बुन के पहन लेते हैं, जो कम से कम लागत में एक उम्दा पोशाक तैयार हो जाती है। बिल्कुल मैम, साल 2019 में अलग अलग समय पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी राजभवन आई थी और उन्होंने आपकी लॉइन लूम से जुड़ी गतिविधियां भी देखी थी। तो आप उस विजिट के बारे में बताएं कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री श्रीमती ईरानी ने क्या क्या उसको किस तरह से लिया था, क्या उसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? हमारे राजभवन और हमारे यहाँ की बुनकर महिलाओं के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया और 3 तरह के वीविंग का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था उनके लिए। वो तीनों को उन्होंने बहुत सराहा और मेयर उनके प्रेजेंस से, मतलब उनका, आप कहिए प्रधानमंत्री हैं, उनकी पर्सनैलिटी है, उनका इंटरेस्ट, जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को छुआ, देखा, बताया, हाँ हाँ हमारे गुजरात में पगड़ी का रंग फ़र्क होता है, इसी तरह आपके भी हर ट्राइब का रंग और वो सब चीज़ें अलग होती हैं। उससे प्रोत्साहित हुए और उनको एक जुड़ाव महसूस हुआ लॉइन लूम के प्रति हमारे बुनकरों को कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पहचान है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात थी। उसके अलावा उन्होंने एक फ़ोटो, जो ग्रुप फ़ोटो खिंचाई थी वहाँ के बुनकर और सबके साथ में, उसमें उन्होंने स्वयं दस्तखत किए और वो दस्तखत करके हमारे राजभवन की और ट्रेनिंग सेंटर्स की शोभा बढ़ा रहा है वो फ़ोटो। कपड़ा मंत्री जी जब आई तो मिसेस स्मृति ईरानी, तो उन्होंने तो बीइंग महिला होने की वजह से उन्होंने काफ़ी समय हम लोगों के साथ बिताया। मेरा भी एक लूम जैसे यहाँ है ऐसे ही एक लूम वहाँ लगा हुआ था। उन्होंने सब देखा ध्यान से, यहाँ तक कि वो मेरे लूम पर बैठ के उन्होंने थोड़ी सी बुनाई भी की और काफ़ी वार्ता की। और उनका जो प्रोत्साहन के अलावा उनका एक सुझाव था वीवर्स कार्ड बनवाने का। वीवर्स कार्ड बनवाना, यान बैंक करना, उससे प्रोत्साहित होकर एक ड्राइव सी शुरू हो गई थी। यहाँ बहुत सारी महिलाओं ने वीवर्स कार्ड बनवाए। वो हम लोगों के लिए उन दोनों का यहाँ पर आना बहुत ही गौरव और बहुत प्रोत्साहन देने वाला है और हमें लगता है कि शायद एक क्रांति के रूप में अरुणाचल में लॉइन लूम और उससे रिलेटेड चीज़ें, खाली लॉइन लूम नहीं कहेंगे, इवन आसाम लूम पे जो लोग बना रहे हैं वो सब चीज़ें भी उससे रिलेटेड, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो हम लोग। मैम, आपने ये कहा वीवर कार्ड के बारे में, हमारे जो दर्शक वीवर कार्ड के बारे में नहीं जानते हैं, अरुणाचल की जो महिलाएं नहीं जानती हैं उनके बारे में, तो आप उन्हें बताएं कि वो किस तरह से वो वीवर कार्ड बनवा सकती हैं और उसका उन्हें क्या फ़ायदा मिल सकता है? एक्चुअली जो स्मृति ईरानी जी ने जब बताया तभी मुझे भी पता चला कि वीवर कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमें वीविंग आती है तो हमारे पास वीवर कार्ड होना चाहिए, क्योंकि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमें बताना पड़ता है कि हम वीवर हैं। क्योंकि ऐसे कोई भी XYZ बोलेगा कि हमें ये योजना का लाभ चाहिए, जैसे लोन चाहिए या फ्री यान चाहिए या हमें नेशनल लेवल पे अपने को रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे हम नहीं जा पाएंगे ना। हमारे पास कुछ होना चाहिए ना, उसके लिए वीवर कार्ड बनाना आवश्यक है। यहाँ पे हमारे फॉरेस्ट की एक लेडी थी, दोपा नाम है उनका, उनसे ऐसे ही बात करते हुए मुझे एक बार वो मिली। मैं उस समय पता कर रही थी कि इतने लोगों में कोई और वीविंग करता है कि नहीं। तो ज़्यादातर तो जो आसाम की महिलाएं हैं उन्होंने तो नो कह दिया, पर ये दोपा ने बोला हाँ मुझे आती है वीविंग। तो मैंने ऐसे ही फॉरेस्ट में काम करते हुए उससे बात किया था। फिर मैंने उसको फ्री यान दिया, यान दे के उसने वीविंग करी। वीव करके मैंने उससे टेबल मैट्स बनवाए और फिर हमने उसको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में दिया। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने ख़रीदा, उसको 10% एक्स्ट्रा दे के फिर मैंने उनसे ख़रीदा, जस्ट टू इनकरेज है। और उनका वीवर कार्ड भी हमने बनवाया। तो वीवर कार्ड अगर होगा तभी लोन की फैसिलिटी, तभी रिप्रेजेंटेशन एज अ वीवर अगर हम अरुणाचल से बाहर जाते हैं। यहाँ तो जैसे मान लीजिए दिल्ली हाट में हम जाके अपना लॉइन लूम शो करना चाहते हैं, तो वहाँ वो हमको तभी तो जानेंगे कि मैं अरुणाचल से आई हूँ, मेरे पास ये वीवर कार्ड है। तो उससे जो भी सरकारी योजनाएं, चाहे
राज्य सरकार की हों चाहे केंद्र सरकार की हों, उनका लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि हमारे पास वीवर कार्ड। जी मैम, आपने बताया कि आपने बुनाई की कला सीखी यहाँ पे लॉइन लूम से। इसके अलावा आप खुद भी उसका इस्तेमाल करती हैं, पहनती हैं, सार्वजनिक अवसरों पे भी जाती हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को अपनी बुनी हुई कला कुछ दिखाना चाहेंगी? मैं ज़रूर दिखाऊंगी। पहले तो जो मैंने पहना हुआ है सब स्वनिर्मित है, एक्सेप्ट स्टोल। ये सब कुछ आपने जी हाँ, ये टॉप भी बनाया, ये भी बनाया है, ये स्वनिर्मित है। तो एक तो जो पहना है वो है, फिर यहाँ आप जो मैट देख रहे हैं ये सब मेरे बनाए हुए हैं, ये सारे मेरे बनाए हुए। सामने वो यूनिक चीज़ है, वो कुर्ता मैंने वीव किया है, क्योंकि उसमें कटिंग करने से जब मैंने पहले बनाया नया नया तो मैंने कोट बनाया, तो कोट का कपड़ा करीब 5-6 मीटर था, लेकिन उसमें एक शॉर्ट कोट ही बन पाया। तो टेलर ने, लेडी टेलर है मीजो की, उन्होंने बोला क्योंकि जब हम उसकी कटिंग करते हैं तो सारे उसमें से धागे निकलने लगते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं इसको स्टिच कर पाऊँ। तो मैंने जब ये कुर्ता बनाया तो बनाते समय ही मैंने इसके हाथ की और गले की कटिंग कर दी, वीव करते समय ही। तो वो मैंने बनाया, वो कोट भी मैंने ऊन से बनाया और बाकी सामान इधर है। मैम, हमारा अगला सवाल होगा कि जो कोरोना महामारी का समय है, इसमें अगर हम देखें तो रोज़गार के स्तर पे काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, कई लोगों के रोज़गार चले गए। ऐसे में ये जो लॉइन लूम की बुनाई की कला है, अरुणाचल में काफ़ी प्रचलित है, तो आपको क्या लगता है इससे यहाँ के लोगों को कितना लाभ मिला? और ख़ुद आपने पिछले 1 साल में, ये लॉकडाउन वगैरह का जो समय रहा है, क्या इससे जुड़ी कला का कभी इस्तेमाल किया आपने बुनाई वगैरह के लिए? जैसा पूरे विश्व में इस महामारी का बहुत बड़ा प्रकोप था, तो अरुणाचल भी उससे अछूता नहीं रहा। सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई लॉकडाउन में लोगों को, क्योंकि नॉर्मल में तो मान लीजिए पैसे लोगों ने रखे हुए हैं तो उनकी जीवन शैली आराम से चलती रहेगी, लेकिन जब लॉकडाउन हो गया तो कोई चारा नहीं है। असली मायने में तो जो हमारी हिंदुस्तान की मान्यताएं हैं उसने ही हमें मदद किया कोरोना पीरियड में, क्योंकि हम पूरी तौर से अभी भी सामाजिक तौर से कह लें या फैमिली वैल्यूज़ से कह लें, हम अभी भी पूरी तौर से बाज़ार पे डिपेंडेंट नहीं हैं। हम कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं हम लोग। तो कोरोना पीरियड में ख़ास तौर से अरुणाचल में लोगों के पास अगर यान था तो उन्होंने पूरी वीविंग की, अच्छे से लॉइन लूम पे वीविंग किया, और उन्होंने काफ़ी काम उस समय कर लिया था, क्योंकि अभी जब विमेंस डे हुआ 2021 का, तो उसमें मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में गई थी। वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी हुई थी लॉइन लूम की और हैंडीक्राफ्ट की और चीज़ों की, तो ऑफ कोर्स उन्होंने उस पीरियड में बनाया था, तभी वो डिस्प्ले हुआ। तो उससे उनको कम से कम जो बेसिक नीड है उसकी कमी तो नहीं पड़ी, फटे कपड़े नहीं पहनने पड़े, जंगल पे डिपेंड होके, खेत पे डिपेंड होके खाना उनको मिलता रहा। हाँ, बड़े शहरों में ईटानगर में ज़रूर प्रॉब्लम हुई, यहाँ सरकारी हेल्प पे डिपेंड होना पड़ा लोगों को। उनको जब सब्जी आती थी तो भाग के सब्जी लेना पड़ता था, फ्री राशन मिलता था तो राशन लेना, क्योंकि यहाँ भी जैसे बाकी मेट्रोपॉलिटन की तरह ईटानगर में भी, क्योंकि कैपिटल है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ भी जो नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, तो इसलिए उनको कष्ट हुआ। लेकिन जहाँ तक लॉइन लूम का सवाल है, मेरे हिसाब से बहुत फलित हुआ वो पीरियड, क्योंकि लोगों के पास टाइम था, कहीं जाना नहीं था, तो लोगों ने अच्छे से बनाया। मेरे लिए ख़ास तौर से बहुत ही फ्रूटफुल रहा, क्योंकि मैं, जैसा आप जानते हैं कि राजभवन में रहती हूँ, तो यहाँ पर कोई बहुत सारा बड़ा सा हेल्प हैंड नहीं है एक्सेप्ट स्टाफ का, और उस समय स्टाफ कट डाउन था, कुछ लोग छुट्टी गए हैं, वो वहाँ लॉकडाउन है, कुछ कोई प्रॉब्लम से, तो स्टाफ की भी काफ़ी कमी थी। तो ये जो लॉइन लूम है, ये आप अकेले नहीं कर सकते, आपको इसको रैप करने के लिए किसी की मदद चाहिए होती है, एकदम अकेले आप कर ही नहीं सकते। उसी पे मेरा ये इन्वेंशन था, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो इसको मैंने सर्वप्रथम एक बुक पे ट्राई किया। बुक पे क्यों ट्राई किया? क्योंकि मुझे लगा बहुत आसान है, एंड मैं टीचर रही हूँ थ्रू आउट लाइफ, तो जो काम करती हूँ सोचती हूँ मैं किसी को सिखाना पड़े तो आसानी से सिखा सकूँ। तो एक धागे की जगह मैंने 2 रंग का धागे का किया, जिससे कि इसका, और पेंसिल का प्रयोग किया है यहाँ पे, तो इससे मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत ही आसानी है। अगर कल को ये बच्चों के स्कूल में इंट्रोड्यूस हो तो मेरे ख्याल से 2nd 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसका बेसिक जान के कर लेगा।
और फिर ये फ्रेम जैसा छोटा फ्रेम अगर हम बना के बच्चों को देंगे तो इसमें रैप करके, और ये मूवेबल है इधर, वो फिर कमर पे बांध के और उसमें हम वीविंग कर सकते हैं। और ख़ास तौर से छोटे बच्चों को कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उनको लगता है जल्दी ख़त्म हो जाए, तो उनको हम अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे देंगे, बड़ा लूम दे देंगे और कहेंगे बनाओ, तो वो बोर हो जाते हैं और कर नहीं पाते हैं। तो उनको सिखाने के लिए ऐसा कुछ पोर्टेबल चीज़ होने से, मतलब मैं तो इसकी कारपेंट्री की कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर बोल के ऐसा एक मैंने सोच के बनाया है। एंड मैं श्योर हूँ कि जब दर्शक देखेंगे तो उनमें कोई ना कोई ऐसा होगा जो इसको इतना बढ़िया पोर्टेबल बना देगा कि छोटे बच्चे इसका प्रयोग कर सकेंगे। और ख़ास तौर पे आपने ये बताया, ये काफ़ी मुझे लगता है इनोवेटिव है। ये मैंने अपने भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा था कि एकदम क्लियर हो गया। इसके अलावा मैंने क्या किया, जो टेबल होती है नॉर्मल टेबल, इसमें तो नीचे लगा हुआ है, उसको अपसाइड डाउन करके इसी ढंग से सारी चीज़ें बांध दी और अकेले रैप कर लिया। तो अकेले रैप करने की वजह से मैं उसको फिर बाद में ट्रांसफ़र करके उस पर वीव कर सकी। नहीं तो बिना किसी हेल्प के वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है रैपिंग वाला, क्योंकि आप कमर पे बांधते हैं तो कोई दूसरी महिला आपको देती है तो आप उसको घुमाते हैं, रैप हो जाता है। तो फिर ये जो पिकिंग अप है, दिस इज़ अनदर टीडियस टास्क। तो ये पिकिंग अप भी बैठ के उतने ही समय करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो जब टेबल खड़ी होती है, डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दिया छोटी टेबल, उस पर पिक करते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे अंदर आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता दोनों आई कि मैं अकेले ये चीज़ मैनेज कर सकती हूँ। इसके अलावा जितने भी मेरे पास लॉयन लूम के कपड़े पड़े थे, उससे मेरी ग्रैंड डॉटर थी, उसका मैंने डॉल्स बना दिए, फ्रॉक्स, बेबी फ्रॉक सिल दी। एक गाले से मैंने मेरी डॉटर का फ्रॉक बना दिया, फिर मैंने हैंड बैग्स बनाए, और इस तरह से मैंने छोटे छोटे आइटम कुछ स्टोल और लॉयन लूम इस्तेमाल करके किए, और काफ़ी फ्रूटफुल रहा मेरे लिए, क्योंकि मुझे मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए। और जैसा मैंने बताया कि मुझे काफ़ी अपने ऊपर भरोसा हुआ कि अगर मुझे कोई भी मेरे हेल्प नहीं करेगा तो भी मैं ये कार्य कर सकती हूँ। मैम, अभी आपने जिक्र किया आत्मनिर्भरता का, तो हमारा सवाल भी उसी से जुड़ा है। भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आत्मनिर्भर भारत। उस कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो जो ट्राइबल क्राफ्ट है, ख़ासतौर पे लॉयन लूम की जो कला है, उसमें उसका कितना महत्व है, आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने में उसका कितना महत्व हो सकता है? गांधी जी ने कहा है कि खादी सामाजिक स्वदेशी की पहली सीढ़ी है। उनका उससे वही मतलब था कि जब हम स्वदेशी होते हैं तो हम आत्मनिर्भर होते हैं, जब हम अपनी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो हम आत्मनिर्भर होते हैं, जब हम दूसरे पे निर्भर होते हैं तब हम आत्मनिर्भर नहीं होते। आत्मनिर्भर का अर्थ ये है कि हम स्वयं पे स्वावलंबी हैं, अपने पैरों पे खुद खड़े हैं। क्योंकि लॉयन लूम, जैसा मैंने कहा, यहाँ के मूल है, यहाँ का सबसे मुख्य चीज़ लॉयन लूम ही है। इसलिए अगर हमें अपने पहले कोई भी चीज़, आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि पहले हम खुद आत्मनिर्भर बनेंगे, फिर हम अपने घर को आत्मनिर्भर बनाएंगे, फिर हम अपने समाज को आत्मनिर्भर बनाएंगे, फिर प्रदेश को, फिर देश को। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि हम कहें हम भारत आत्मनिर्भर बनाएंगे लेकिन हम खुद दूसरों पे निर्भर हैं। तो क्योंकि लॉयन लूम पर हम अगर कंसंट्रेट करें, या बाकी भी क्राफ्ट जो भी हमारे अरुणाचल की निधि है, जो भी यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका प्रयोग अगर हम इसलिए करें कि हम खुद आत्मनिर्भर हों पहले, और फिर हम उसको, जो मोदी जी का मंत्र है, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, तभी हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब लॉयन लूम पर मैं आती हूँ थोड़ा। यहाँ की जो विविधता है, जितनी ट्राइब उतने तरह की विविधताएं हैं, वो विविधताएं ही दुनिया को आकर्षित करती हैं। क्योंकि अगर आप एक तरह का कपड़ा देखते रहेंगे रोज़, तो कितना भी सुंदर हो, आप उसको सब लोग नहीं पहनना चाहेंगे। जब हमारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हमारे यहाँ की लड़कियाँ गईं, तो इन्होंने अगर अपना पहनावा पहना, अपनी पोशाक पहनी, तो बहुत सराहा गया। तो हमें ये पता है कि इसमें स्कोप है, लेकिन उसको करने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सरकार ने योजनाएं बना दी, सरकार लाभ देने को तैयार है। अब उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, उनको इसके लिए जागरूक करना, फिर उनका प्रोडक्शन इतना होना, क्योंकि अभी तो इतना प्रोडक्शन है अरुणाचल में कि वो यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर मैं आज चाहूँ कि मुझे इस आइटम का 100 पीस मिले तो नहीं मिलेगा। तो अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी ही कम है तो हम उसको दूसरी जगह पहुंचाने का
तो अभी सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले हमें अपने प्रोडक्शन पे ध्यान देना है, सेकंड हमें अपनी क्वालिटी पे ध्यान देना है। क्वालिटी में क्या आता है, जो डिमांड होता है, ज़्यादातर डिमांड होता है 2-3 चीज़ों का। एक तो हमें आज के ज़माने में बात कर रही हूँ कि प्राकृतिक होना चाहिए, मतलब अब रेयॉन का और आर्टिफिशियल मटेरियल का समय गया। अब हम प्योर चाहते हैं, चाहे वो सूती हो, चाहे वो सिल्क हो, तो क्वालिटी चाहते हैं हम उसमें। तो एक तो उसका क्वालिटी होना चाहिए, प्राकृतिक रंगों का और प्राकृतिक धागों का प्रयोग होगा तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी नया रिसर्च भी कहता है कि जो हम एक्रिलिक पहनते हैं वो हमारे बॉडी के लिए, हमारे इवन नकारात्मक सकारात्मक सोच के लिए सही नहीं है। हमारे जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वही हमारे साथ सही जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका उपयोग चाहे खाने के लिए हो, पीने के लिए हो, रहने के लिए हो, घर बनाने के लिए हो, वो सबसे उत्तम है, वो सबसे उत्तम है। उसमें बेशक कोई प्रॉब्लम हो, लाइक हम कॉटन का यूज़ करते हैं तो थोड़े दिन बाद ख़राब हो जाता है, एक्रिलिक ख़राब नहीं होता। आर्टिफिशियल कलर जो हैं वो ख़राब नहीं होते, वो चाहे जितनी बार धोइए। जो नेचुरल कलर होते हैं वो 6-7 वॉश के बाद ख़राब हो जाते हैं। अभी आप जब देखेंगे तो मैं आपको अपना एक गाले दिखाऊंगी जो मैंने टर्मरिक में डाई किया था। तो टर्मरिक में डाई करने से बाद वो 2-3 वॉश में ख़राब हो गया था, उसको मैंने रीडाई कर दिया टर्मरिक में। तो थोड़ा एफ़र्ट है, लेकिन वो हमारे ख्याल से अरुणाचल में हमें करना चाहिए। पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि हमें ज़रूर करना चाहिए, और जब हम अपना लोकल खुद प्रयोग करेंगे फिर हम उसके बारे में बताएंगे लोगों को, चाहे दर्शाएंगे। जैसे दिल्ली हाट में हम प्रदर्शनी लगाएं, हम दिल्ली के एम्पोरियम में लगाएं, सारे एयरपोर्ट्स पे हम अपना डिस्प्ले करें, तो तब हम वोकल होंगे लोकल के प्रति। और उसको ग्लोबल बनाने के लिए तो जब हम उतने हो जाएंगे तो तब हम ग्लोबल होंगे। जो एयरपोर्ट पे आएंगे फॉरेनर्स वो हमारा आइटम देखेंगे। फिर दूसरा हमें थोड़ा कॉम्पिटिटिव बनाना है, कॉम्पिटिटिव इन द सेंस कि क्योंकि मैं नई थी यहाँ, इसलिए शायद मेरा एक्सपीरियंस वो कहता है कि अगर मैं पहले आती यहाँ और बाज़ार जाती तो शायद मैं गाले नहीं खरीदती, तो जैकेट खरीदते, क्योंकि जैकेट को अडॉप्ट कर लिया गया है नॉर्मल रूटीन में सबके पहनने के लिए। पर गाले अभी यहाँ का ट्रेडिशनल ही है। गाले हर लड़की नहीं पहनेगी, दिल्ली की या महिलाएं तो बिल्कुल ही नहीं पहनेंगी, और लड़कियाँ भी कम पहनेंगी। तो उसको उसलिए अडॉप्ट करना है, उसमें डोरी लगानी है, रैप ऑन बनाना है, और कुछ थोड़े मोटिव्स लगा देने हैं जिससे बहुत मेहनत ना आए, तो यंग गर्ल्स उसको अफोर्ड कर सकें तो वो उसको पहनेंगी। तो उस तरह से वो थोड़ा पॉपुलर होगा। फिर ग्लोबल बनाने के लिए हमें मटेरियल एंड क्वालिटी नंबर 1 रखनी है, तो उसमें हम सिल्क का प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो है यहीं पर एरी सिल्क उपलब्ध है, और तो कहीं हिंदुस्तान में एरी सिल्क नहीं मिलता, और शायद वर्ल्ड में भी ना मिलता हो सकता है कुछ जगहों पे हो, मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। उसको हम कैश कर सकते हैं। एरी सिल्क जो है वो अहिंसा सिल्क कहलाता है, क्योंकि उसमें कुकून को मारा नहीं जाता, मतलब उसके अंदर जो मौत होता है वो मरता नहीं है, वो अपने आप मौत निकल जाता है उसमें से, तो वो पूरा धागा रहता है। जबकि जो मलबरी कुकून है उसको हमें गर्म पानी में डालते हैं तो उसके साथ में उसका जो पीपा होता है कीड़ा वो मर जाता है, तो उसको हिंसक मानते हैं। तो आज के ज़माने में जहाँ पे अहिंसा का, एनवायरमेंटलिस्ट का ज़्यादा बोलबाला है, और ग्लोबल बनाने के लिए ये चीज़ें आवश्यक हैं। दूसरा, चाइल्ड लेबर नहीं होना है, कोई किसी महिला का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना है। तो जब हम लॉयन लूम द्वारा निर्मित करते हैं सामान को, तो हमें उसमें के साथ एक नोट लिखना चाहिए कि ये दिस इज़ मेड बाय सो एंड सो, एज दिस, एंड ऑल्सो प्योर मटेरियल है। उसका थोड़ा सा छोटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, सो दैट जो इन चीज़ों में अभी कहना नहीं चाहिए, पर जो चीज़ इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं कि ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जैसे उससे मुझे याद आता है कि मेरे हस्बैंड बनारस के हैं, भदोई में कारपेट इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर थी एक ज़माने। कहीं से रूमर हो गई कि चाइल्ड लेबर का यूज़ होता है, और इंडस्ट्री एकदम ठप हो गई। तो नकारात्मक सोच जाने से 1 सेकंड नहीं लगता चीज़ खराब होने की। इसलिए हमें अपने प्रोडक्शन के साथ साथ उसके साथ एक सकारात्मक सोच को साथ में लेके चलना, और करना भी है। हमें एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं करना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक्सप्लॉयटेशन करना चाहिए, लेकिन ज़रूरी है कि हम उसको वोकल हों उसके बारे में।
हम उसके बारे में बता सकें। मैम, क्या आपने सार्वजनिक अवसरों पर कभी ये ट्रेडिशनल कपड़े जो हैं उनका इस्तेमाल किया है? जी, मैं तो पहले ही बताया कि मेरा पहली बार मैंने 26 जनवरी में पहना, और सारे नेशनल फेस्टिवल पे मैं ट्राई करती हूँ कि मैं स्वनिर्मित ही पहनूँ, लॉयन लूम स्वनिर्मित पहनूँ। और बाकी पब्लिक प्लेसेस में जहाँ भी जाती हूँ, मैं जिस टाइप के फंक्शन में जाती हूँ उस टाइप की ड्रेस पहनती हूँ। अगर मैं आदि के फंक्शन में जाती हूँ तो आदि गाले पहनती हूँ, निशी के में जाती हूँ तो निशी गाले पहनती हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो वहाँ लड़कियाँ होती हैं उनका और मेरा एक सा होता है। जैसे अभी मोनपा तवांग गए थे तो मोनपा की लड़कियों का जो डांस कर रही थी और मेरा ड्रेस एक ही था। मैम, हमने सुना है कि आपने राजभवन में कार्यरत एक मोनपा महिला को लॉयन लूम की बुनाई की कला जो है वो सिखाई है, और अब वो काफ़ी अच्छी बुनाई कर रही जी, जी, बिल्कुल। वो राजभवन में है, मोनपा है, उनका नाम फुरफा है। तो जब मैंने ये काम शुरू किया तो कहती थी, मैम आप कैसे बुनते हो? मुझे तो नहीं आता, मुझे तो नहीं आता। तो मैंने कहा नहीं सीखोगे तो आ जाएगा, मैंने भी तो अभी सीखा है, मैंने कौन सा पहले से सीखा था। तो मैंने उनसे हेल्प लेना पहले शुरू किया, थोड़ा-थोड़ा रैप करने में, वो करने का, और उनको सिखाया। आज वो अच्छा खासा वीविंग कर लेती हैं। इस वाले वीविंग में भी उन्होंने किया हुआ है, तो अगर आप चाहेंगे तो वो यहाँ पर दिखा भी देंगी आपको। तो मुझे इस बात की काफ़ी खुशी है कि किसी से मैंने सीखा और मैंने भी एक स्टूडेंट को तैयार कर दिया है, जो कहती है कि बाद में मैं अपने घर जाके मैं करूँगी। मैम, तो हमारा आखिरी सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातीय समूह की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं उन सब महिलाओं को जो लॉयन लूम से जुड़ी हुई हैं और उनके लिए कार्य कर रही हैं, उनका एक सकारात्मक सक्रिय योगदान है इस कला का प्रचार प्रसार करने में। उनका मैं अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ये परंपरा, एक पहचान आज तक जीवित है और आगे भी उम्मीद है कि उन्हीं की वजह से जीवित रहेगी जो अपना सक्रिय योगदान दे रही हैं। उसके उपरांत मैं उन महिलाओं से अनुरोध करती हूँ जो किसी अन्य कार्य क्षेत्र में व्यस्त होने की वजह से इस लॉयन लूम या कमर करघा से डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं है। उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपया आप अपने व्यस्त समय से भी थोड़ा समय निकाल करके इस कला के प्रोत्साहन में योगदान दीजिए और स्वयं लॉयन लूम द्वारा निर्मित आधुनिक पहनावे को पहनिए, जैसे प्लाजो, कुर्ता, कोट इत्यादि, जिससे उनको प्रोत्साहन मिले और उन्हें आर्थिक लाभ मिल सके जो महिलाएं इस कार्य से जुड़ी हैं। हमारी छोटी बहनों, बेटियों, प्यारे बच्चों, उन सब से मैं कहना चाहूँगी कि आपकी दादी, परदादी, नानी, परनानियों ने बहुत परिश्रम करके इस कला को सजाया संवारा है और आज आपके सामने इस रूप में है। इसे लुप्त मत होने दीजिए और आप इसको थोड़ा थोड़ा करके सीखिए और इसको परिष्कृत करिए, इसको इस लायक बनाइए कि इसे लोकल से ग्लोबल तक ले जाइए। ये आपके हाथ में है, आप हमारा भविष्य हैं और आपसे मेरा ये अनुरोध है। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम दिवस पे यहाँ सभी अरुणाचल वासी जो इस कला से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कला मतलब हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम दोनों से जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं धन्यवाद देती हूँ और उनसे कहती हूँ आप हमारा गौरव हैं, क्योंकि आपकी वजह से अरुणाचल प्रदेश की कला जो है वो विश्व प्रसिद्ध हो रही है और आपके हाथ में ही ये पूरा भार है कि आप इसे जन जन में पहुंचाएं और इस कला को ऊंचाई पर ले जाएं। हमारे दर्शकों को आशा है कि मतलब जो हमने फर्स्ट लेडी ऑफ द स्टेट का इंटरव्यू किया लॉयन लूम की कला के बारे में, इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और जैसा कि मैम की आशा है कि आप इस कला को इस राज्य से मरने नहीं देंगे, इस कला को हमेशा प्रचारित प्रसारित करेंगे ताकि जैसे अभी ये विश्व प्रसिद्ध है वो हमेशा इसकी प्रसिद्धि कायम रहे। तो आपने देखा कि राज्य की प्रथम महिला श्रीमती नीलम मिश्रा, जो पिछले कुछ वर्षों से स्वयं
लॉइन लूम पर बुनाई करती रही हैं। उन्होंने बताया कि लॉइन लूम पर बुनाई अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं के लिए सबसे पुराने स्वदेशी कारीगर कौशल में से एक है और पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली है। यह परंपराओं का विस्तार है और हमारी महिलाओं के घर के काम काज का एक अनिवार्य हिस्सा है। इस परंपरा ने उनकी ज़रूरतों को पूरा किया है और उन्हें आर्थिक सहायता भी दी है। राज्य की प्रथम महिला ने इस कला को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर भी काफ़ी प्रयास किए हैं। उन्होंने ओजू वेलफेयर मिशन के साथ मिलकर महिला दिवस के अवसर पर थ्रू जनरेशंस एक परंपरा एक पहचान नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन कराया था। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को भी बड़े पैमाने पर यार्न वितरित कराए हैं। यह क्षेत्र पूरे देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 43 लाख से अधिक बुनकरों को रोजगार देता है, जिनमें 77% महिलाएं हैं। एक आर्थिक गतिविधि के रूप में हैंडलूम देश का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। देश भर में करोड़ों करघे कपास, रेशम और अन्य प्राकृतिक रेशमों की बुनाई में लगे हुए हैं ताकि भारत की अनमोल विरासत की पारंपरिक सुंदरता को सामने लाया जा सके और लाखों परिवारों को आजीविका प्रदान की जा सके।